with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students from GCMS Mansera, welcome. Shahid Manzoor is here with new and latest topic of business finance. आज हमारा जो टॉपिक है जी कैश एसेट से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल से इसका ताल्लुक़ है। अगर ये टॉपिक आपका ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में उस तरह कोर्स कंटेंट में शामिल नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता पेपर में इससे भी रिलेटेड सवाल आ सकते, इसलिए आज का दिन में आज का जो 1 घंटा है इस टॉपिक को देना मुनासिब समझ रहा हूँ जी। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं जी? एन अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्ड द अमाउंट्स ऑर्ड बाय चार्ज कस्टमर्स सोल्ड ऑन अकाउंट द बिजनेस हैज़ लीगल क्लेम्स अगेंस्ट चार्ज कस्टमर। इसको ज़रा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मीन जब आप से कोई बंदा चीज़ ख़रीदता है और मौके पर आपको कैश दे के चला जाता है, डेट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त उधार पर होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल GCMS मानसेरा एक कंपनी है। GCMS मानसेरा कंपनी से साथ कोई दूसरा कॉलेज है, मुस्लिम कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं, या XYZ। वो जो मुस्लिम कॉलेज XYZ कंपनी या कॉलेज है उसने GCMS मानसेरा से कुछ चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं, तो GCMS मानसेरा अपने रिकॉर्ड में मुस्लिम कॉलेज को लिखेगा अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल बन गए, इनसे हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। सोल्ड ऑन अकाउंट का लफ्ज़ जब भी लिखा होता है तो अकाउंट रिसीवेबल का कंसेप्ट हमारे वजूद में आता है। इसी तरह सोल्ड टू हो और उसके बाद आगे किसी फ़र्द वाहिद का कंपनी का नाम आ जाए तो वो भी एक तरह से निशानी है किसकी, कि चीज़ें उधार पर सेल हुई हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को यूँ समझाया करते हैं अकाउंट रिसीवेबल की निशानियाँ, यानी सोल्ड ऑन अकाउंट आ जाए, ये सोल्ड टू और उसके बाद नाम आ जाए। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स की तारीफ डिटेल में। अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ द मॉनिटरी अमाउंट ड्यू फ्राम द बिजनेस, देखा, ड्यू फ्राम द बिजनेस कस्टमर्स to whom the goods and services are supplied या provided by the business entity in the routine courses of its operation, and it includes business current debtors, bill receivables, where generally the payment is done by the customer within a year। भाई बात वही है कि अकाउंट रिसीवेबल वो कस्टमर्स होते हैं, वो पीपल्स होते हैं जिन पर हमने अपनी गुड्स या अपनी सर्विसेज उधार पर बेची हुई होती हैं, सप्लाई की होती हैं, उनको चीज़ें उधार पर प्रोवाइड की होती हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स बन जाते हैं जी। अब यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएट क्यों कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है और अकाउंट पेबल क्या होता है। अकाउंट पेबल नेक्स्ट आपका चैप्टर है, फ़िलहाल इसको छोड़ दें, अकाउंट रिसीवेबल पर आप फोकस करें जी। पहली बात, आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है लेफ़्ट साइड पर, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म करंट एसेट। करंट एसेट की पहले भी मैंने बताया था 3 टाइप्स हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, बैंक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक इम्पॉर्टेंट ये 3 हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंट रिसीवेबल? दिस इज़ योर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म है, चूँकि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट हो रही होती है, इनसे मिलने वाली होती है, तो इसको हम बैलेंस शीट की करंट एसेट में लिखते हैं। नंबर 2, इट टेक्स प्लेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ क्रेडिट सेल। देखा, यानी टेक प्लेस मीन ये हमारे वजूद में कब आते हैं? ये तब आते हैं जब आप चीज़ें उधार पर सेल करते हैं। नंबर 3, द अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनसे पैसे वसूल करेगी। लीड्स टू जनरेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर मीन आने वाले वक्त में इनसे कंपनी को क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, कब होगा? आने वाले वक्त में होगा। इसलिए ये फ्यूचर कैश इनफ्लो का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। यहाँ मैं अकाउंट पेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है आप देख सकते हैं, इसका टोटल उलट है वो। तो हमारा टॉपिक चूँकि आज के अकाउंट रिसीवेबल से, तो आप ये सारी स्लाइड देख लें। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, वो सवाल करेगा कि इसमें अकाउंट पेबल को भी आप समझाएं, तो फिर मैं समझाऊंगा, अदरवाइज़ ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जी। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म करंट एसेट, टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन,
एंड इट लीड्स टू जनरेट फ्यूचर कैश इनफ्लो टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें जी, एक बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें करंट एसेट लिखे हुए हैं, कैश ऑन हैंड, कैश इन बैंक्स एंड रिसीवेबल्स। यहाँ रिसीवेबल से मुराद क्या है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, और वो कितना है, $28,000 है। यानी इसका मतलब ये वाली स्लाइड देने का आपको ये था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अकाउंट रिसीवेबल को कहाँ लिखते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका जवाब ये देंगे कि अकाउंट रिसीवेबल्स आर शोन ऑन दी एसेट साइड, और किस हेडिंग में, करंट एसेट की हेडिंग में इनको शो किया जाता है जी। अब अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्या है? मीनिंग्स, इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल मनीज owed टू द फर्म बाय कस्टमर्स arising फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वही बात कि जब कोई भी बिज़नेस अपनी गुड्स या सर्विसेज उधार पर किसी दूसरे बिजनेस को या इंडिविजुअल को सेल करता है तो उसको कहते हैं रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल्स के डिफरेंट नाम्स, ठीक है, डिफरेंट नेम्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर, मुख्तलिफ़ अकाउंटेंसी की बुक्स के अंदर ये अकाउंटिंग का लफ्ज़ आज इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि दिस टॉपिक इज़ फ्राम अकाउंटिंग, ठीक है, इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से ज़्यादा है। वैसे भी जितना फाइनेंस है ज़ाहिर है वो अकाउंटिंग ही तो है। तो यहाँ इस पॉइंट पिक्चर में आपको क्या बताया हुआ है, व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। ये डेटर्स भी कहलाते हैं, यहाँ डेप्टर नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, डेटर्स। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल्स, और तीसरा नाम बुक डेट्स, बाज़ को कस्टमर रिसीवेबल भी कहते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। इनमें जो मोस्टली यूज़ होने वाले नाम हैं वो तीन हैं, डेटर एक, अकाउंट रिसीवेबल दो, बुक डेट्स तीन, ठीक है। आगे जाकर बड़ी क्लास में अगर आपको कहते हैं व्हाट इज़ बुक डेट्स या व्हाट आर डेटर्स, तो आप कहेंगे दीज आर अकाउंट रिसीवेबल जिन पर क्या किया होता है, उधारी सेल्स की हुई होती हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्या है? पहली बात, रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यानी हम जो अकाउंट रिसीवेबल का कंसेप्ट है उसको जब हम मैनेज करते हैं, उधार पर सेल करते हैं, तो हमें उसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रोथ इन सेल्स। कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो टोटली कैश बेसिस पर चलता हो, ठीक है, इस तरह उसकी सेल बहुत कम रहती है जो कैश पर डिपेंड करते हैं। मोस्टली ऑफ द बिजनेस डू both type of transaction, whether it is cash transaction or it is credit transaction, ठीक है। तो what is the main benefit of credit sale या receivables management, यानी अकाउंट रिसीवेबल को कस्टमर्स को उधार पर चीज़ सेल करने का कंपनी को फ़ायदा क्या होता है? तो पहली बात, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, मीन्स टू से दैट इट इज़ अ वे टू ग्रोथ इन सेल, ठीक है, यानी ये सेल में ग्रोथ करने का ज़रिया बनता है। कौन? उधारी सेल, यानी अकाउंट रिसीवेबल जिनको हम उधारे कस्टमर्स कहते हैं। पॉइंट नंबर टू, बेनिफिट नंबर टू, लाजमी बात है जब सेल इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस कंपनी का इंक्रीज़ हो जाएगा। नंबर थ्री, कैपेबिलिटी टू फेस कंपटीशन। आजकल कंपटीशन का दौर है, जब तक आप क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, उधार पर चीज़ें फ़रोख्त नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी सूरत में भी कंपटीशन में फेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपके साथ वाले जो कंपटीटर्स हैं वो 90% क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, 10% फोकस किए हुए कैश ट्रांजेक्शन पर, जबकि आपकी कंपनी है कि क्रेडिट सेल का नाम ही नहीं लेती, तो ऑटोमेटिकली इस तरह होगा, कस्टमर्स जो हैं वो अपने फ़ायदे का सोच रहे होते हैं, वो उस तरफ जाएंगे जहाँ से उनको क्रेडिट सेल हो रही है, उधार पर चीज़ें उन पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इस तरह आपकी कंपनी फेस नहीं कर सकी किसको, कंपटीशन को। तो एक तरह से ज़रूरी होता है अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करना, यानी क्रेडिट सेल को मैनेज करना, ताकि कंपटीशन में फेस किया जा सके। एंड द सेकंड लास्ट बेनिफिट ऑफ दिस मैनेजमेंट इज़ इट हेल्प्स टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह? कस्टमर तो ज़ाहिर लालची बंदा होता है, उसने तो अपना फ़ायदा देखना है, अपना बेनिफिट देखना है। तो एक कस्टमर जिसको आप उधारी भी सेल कर रहे हैं, कैश बेसिस पर भी कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक वो कस्टमर जिसको आप हमेशा कैश ही ट्रांजेक्शन नकद ही नकद चीज़ें बेच रहे हैं, उस पर वो आप सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी वो आपकी इतनी तारीफ़ें नहीं करेगा जब तक आप उसकी उधार वाली वो जो ख्वाहिश है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल या अकाउंट रिसीवेबल जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हेल्प करती है।
टेक्स कंट्रोल ऑफ सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस का मतलब यही है कि आपका जो टोटल सेल प्रोसीजर है उस पर एक तरह से कंट्रोल किए होती है कौन, क्रेडिट सेल या अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये टॉपिक पे आप गौर करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट या क्रेडिट सेल दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जाहिर है क्रेडिट सेल होगी तो अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज़ मार्जे वजूद में आएगा, ठीक है, इसलिए ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अगेन रिसीवेबल्स से मुराद अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट से मुराद वो लोग जिन पर कंपनी चीज़ें उधार पर सेल करती है या सर्विसेज उधार पर सेल्स की होती हैं। सर्विसेज से मुराद जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उधारा पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है, तो ये सर्विस सोल्ड हुई किस पर हुई, नॉट फॉर कैश ट्रांजेक्शन, नॉट ऑन कैश बेसिस, बट इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, इट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने कहा सर कोरोना ख़त्म होगा साल बाद पैसे दे देंगे, टेंशन न लें, ठीक है, हो गया, सर्विस सोल्ड हो गई। तो मैं अपनी किताबों में आपको क्या लिखूँगा, यू आर माई अकाउंट रिसीवेबल, समझ गए जी। मैं अपनी किताब में अपने पास लिखूँगा कि BBA4 के गर्ल्स बॉयज़ सारे मेरे अकाउंट रिसीवेबल बन गए, क्योंकि इन्होंने मेरे इतने इतने पर हेड के हिसाब से पेमेंट करनी है। अब आप अपनी किताब में मुझे क्या लिखेंगे, बोलो जी, ठीक है, इसका मैं जवाब आपसे सुनना चाहता हूँ। ना हुआ तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पूछने में लाजमी बताऊँगा, ठीक है, वॉइस मैसेज में पूछ लेना। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं जी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। इट मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। वही बात, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उस पर आपको एक तरह से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, यानी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। कैसे, आपने क्रेडिट सेल करके कस्टमर अट्रैक्ट कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने बना लिए, तो जाहिर सी बात है जब सेल ज़्यादा होगी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट से मुराद आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। इट मैक्सिमाइज द सेल्स टू द एक्सटेंट द रिस्क इन्वॉल्व रिमेन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। वही बात है कि एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि सेल को बढ़ाया जाए और इसको किसी हद तक इन्वॉल्व करते हुए अपनी सेल को बढ़ाया जाए। रिस्क इन्वॉल्वमेंट से मुराद क्या है, यही है कि जिन कस्टमर पर आप उधारी चीज़ें सेल कर रहे हैं क्या पता वो भाग जाएं, ठीक है, तो ये उनका भाग जाना आपके लिए क्या है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब रिस्क लेता है बंदा तो ज़ाहिर रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है उस पर, हायर रिस्क हायर रिटर्न, कीमती बात, हायर रिस्क लीड टू हायर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हायर रिस्क हायर सेल्स, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। इन बातों पे ज़रा गौर करनी है, ठीक है। तो नंबर 3, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, मेंटेनिंग अप टू डेट रिकॉर्ड। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट जो होती है, यानी अकाउंट रिसीवेबल का बाकायदा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रिकॉर्ड रखना किताबों में, इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है, अप टू डेट होता है। और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का अकाउंट रिसीवेबल पूरे एक मैनेजमेंट है, ठीक है, इनको मैनेज करने का एक फ़ायदा और भी यही है कि आपके पास एक्यूरेट बिलिंग होती है, पूरा हिसाब किताब आपका दुरुस्त साबित होता है। And the last but not least and the most important point is to establish the credit policy. यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा जी। Establish the credit policies. अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, वो ये है कि इस मैनेजमेंट ने अपनी जो बनानी होती है क्या जी, क्रेडिट पॉलिसी बनानी होती है। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, उधार की पॉलिसी, उधार देने की पॉलिसी। असल में अकाउंट रिसीवेबल यानी रिसीवेबल मैनेजमेंट एक बॉडी है पूरी जो किसको मैनेज करती है, उधार को मैनेज करती है, किन लोगों पे नज़र रखती है, उन लोगों पर जिन पर उधारी सेल की हुई होती है, करनी है, उनका नाम, उनके बारे में प्लानिंग करना, उनके बारे में कंट्रोलिंग करना, इसको क्या कहते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट्स कहते हैं। तो इसका रिसीवेबल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश दी क्रेडिट पॉलिसीज़। क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या होता है, इस पर जाने से पहले मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब इनको हम अचीव कर लेते हैं तो यही हमारे बेनिफिट्स बन जाते हैं। मैं ज़रा फिर स्लोली कह रहा हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट के जो टास्क हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब ये अचीव्ड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं जी, बेनिफिट्स ऑफ
रिसीवेबल मैनेजमेंट। और रिसीवेबल मैनेजमेंट है क्या? यही है क्रेडिट सेल को प्लान करना और कंट्रोल करना, यही है अकाउंट रिसीवेबल्स के मामलात को डील करना। वो मैनेजमेंट जिसका ताल्लुक क्रेडिट सेल से, उसको कहते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक हुआ? तो ये था जी छोटा सा टॉपिक। क्या? डिफाइन अकाउंट रिसीवेबल, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है? what are four other names of account receivable and what are the benefits and objectives of account receivable management। अब जो लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एस्टेब्लिश द क्रेडिट पॉलिसीज। अब आप असल टॉपिक पे आप पहुंचे हैं, मैं भी और आप भी। पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो ये है, डिस्कस द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है जी, बड़ी क्लासेस का जो सवाल है, डिस्कस द क्रेडिट पॉलिसी। तो ये लफ्ज़ क्रेडिट पॉलिसी पर पहुंचने के लिए मैंने 16 मिनट की बेसिस लिए की है कि आप पहुंच तो सकेंगे क्रेडिट पॉलिसी है क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के इस मरकज़ी टॉपिक पर, व्हाट इज़ क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है जी, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है देख लें। अ जनरल कोर्स ऑफ इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ क्रेडिट एक्शन डेवलप्ड फॉर रिकरिंग सिचुएशंस एंड डिज़ाइन टू अचीव स्टेब्लिश पॉलिसी। आपको मैं सिंपली समझाऊँ, क्रेडिट पॉलिसी से मुराद उर्दू में समझें, एक ऐसा राय अमल, एक ऐसी पॉलिसी, ऐसे कायदे ज़वाबित जो इसलिए वज़ा किए जाते हैं कि किन शराइत की बुनियाद पर कंपनी उधार दे सके। यार उधार देने की पॉलिसी, ठीक है, हर बंदे की, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है ना। ठीक है, तो इसी तरह कंपनियां उधार आंखें बंद करके नहीं देती। उधार देने से पहले बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनती है जिसको क्या कहते हैं? क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। डेट पॉलिसी विच इज़ टोटली रिलेटेड टू क्रेडिट सेल इज कॉल्ड क्रेडिट पॉलिसी। अ पॉलिसी विच डिसाइडेड ऑल द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ क्रेडिट सेल इज कॉल्ड क्रेडिट पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें उन तमाम बातों को वाज़े किया जाता है, तमाम शराइत, कवायद व ज़वाबित, कानून, कि यार इन शराइत के तहत हम क्रेडिट सेल करेंगे, उधार पर चीज़ें बेचेंगे। वो पॉलिसी असल में क्या कहलाती है? क्रेडिट पॉलिसी कहलाती है। याद रखें, पहले पॉलिसी बनाई जाती हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है, यानी उन पर अमल किया जाता है। जैसे एक मुल्क को चलाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बनती है, लफ्ज़ सुना है आपने, मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज होती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ज़राअत से रिलेटेड है, और फाइनेंस से रिलेटेड है, स्टेट बैंक से रिलेटेड है। मुल्क को चलाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी। इसी तरह एक कंपनी को चलाने के लिए जो होती है, जो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, अपनी सेल में इजाफा करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसको कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी। ठीक हुआ? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक इसलिए किया है कि ये एक पॉइंट है जी, जो किसी भी कंपनी का सक्सेस है वो उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। यानी ज़ाहिर है, जिस कंपनी की डिमांड ज़्यादा होगी उस कंपनी का सेल ज़्यादा होगा, उस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी की कामयाबी के अनुसार उसके प्रोडक्ट की डिमांड पर है। जितनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी उसकी सेल ज़्यादा, जितनी उसकी सेल ज़्यादा इतना ही उसका प्रॉफिट ज़्यादा। और जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, देखा, हायर इट्स स्टॉक प्राइस, इतना ही उस कंपनी की शेयर्स की कीमत बढ़ती जाएगी, यानी उसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं जिस कंपनी की सेल ज़्यादा होगी उसकी स्टॉक प्राइस ज़्यादा होंगी। तो अब आपकी तवज्जो चाहूँगा, अब ये जो सेल है, इस सेल को बढ़ाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जी। यानी ये सेल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि इसमें इजाफा हो सके। नंबर 1, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से सेल में इजाफा होता है। ज़रा गौर से सुनना, फिर लिखना कापी में। वो क्या है जी? नंबर 1, सेल प्राइस। आपकी प्राइस जो है वो सेल कम या ज़्यादा करने का ज़रिया बनती है। नंबर 2, प्रोडक्ट क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसमें एक तरह से फैक्टर बन जाता है कि कंपनी की सेल बढ़े या कम हो। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी सेल होगी। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है उतनी ज़्यादा सेल होती है। नंबर 4, क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, मैं टॉपिक पर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, फिर सुनते हैं। किसी भी कंपनी की कामयाबी के अनुसार उसकी डिमांड पर है, यानी उसकी सेल पर है। सेल का इन्हिसार 4 चीज़ों पर है: प्राइस, क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट और क्रेडिट
पॉलिसी। लिहाजा अब हम नतीजे पर पहुँचे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी क्या है। भाई क्रेडिट पॉलिसी इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स which helps to increase the sales volume of a specific company। ये आप जब बना के लिखेंगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। पहले लिखेंगे डिमांड के बारे में, फिर सेल के फैक्टर कौन कौन से हैं, उनमें से एक फैक्टर है जिसका नाम क्या है, क्रेडिट पॉलिसी है जी। जी क्रेडिट पॉलिसी जो होती है दो तरह की होती हैं जी, ठीक है। नंबर 1 लिबरल क्रेडिट पॉलिसी या लीनियंट, नंबर 2 लाइट क्रेडिट पॉलिसी या स्ट्रिंगेंट लफ्ज़ क्या है जी, स्ट्रिंगेंट क्रेडिट पॉलिसी या लाइट। लिबरल क्या होती है देख लें, वेयर इन क्रेडिट सेल्स आर मेड लिबरली टू दोज कस्टमर्स whose credit worthiness is either doubtful or even is not known at all। यानी लिबरल पॉलिसी वो होती है जिसको हम डाउटफुल कहते हैं, यानी उन कस्टमर पर भी उधारी चीज़ें बेच देना जिनको आप जानते ही नहीं है, जो मशकूक हैं। तो इस पॉलिसी को कौन सी क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं, आसान सी बात है, लीनियंट या लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। दूसरी होती है लाइट क्रेडिट पॉलिसी, वेयर इन क्रेडिट सेल्स आर मेड ओनली टू दोज कस्टमर हुज क्रेडिट वर्दीनेस हैज़ बीन टेस्टेड एंड इज़ प्रूव्ड गुड। यानी वो लोग जो आजमाए हुए होते हैं, सादा अल्फाज, ऐसे लोग जो आजमाए हुए होते हैं, जिनकी आपको परचेजिंग पावर का, उनकी वर्दीनेस का, उनकी दौलत का, उनके सासों का, उनके एसेट्स का आपको पता होता है, उनकी प्रॉपर्टी का, तो उनको तो आप आंखें बंद करके लोन दे सकते हैं। उस पॉलिसी को कौन सी पॉलिसी कहते हैं जी, लाइट क्रेडिट पॉलिसी। ये दो टाइप्स हैं किसकी, क्रेडिट पॉलिसी की। आसान डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है जी। असल सवाल कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, पेपर में इस तरह सवाल आएगा, डिफाइन क्रेडिट पॉलिसी एंड व्हाट आर द मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। तो कंपोनेंट्स का एक और नाम भी हो सकता है एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जी, या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी के। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं गिवन दिए हुए हैं जी। नंबर 1 डेवलपिंग द क्रेडिट स्टैंडर्ड्स 1, नंबर 2 क्रेडिट टर्म्स 2, नंबर 3 क्रेडिट लिमिट 3 एंड द लास्ट वन इज़ कलेक्शन प्रोसीजर। ये 4 क्या हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी या एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एक एक को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है, यानी प्रोफाइल ऑफ मिनिमली एक्सेप्टेबल क्रेडिट वर्दी कस्टमर। आपने अपना स्टैंडर्ड रखा होता है ना कि किन कस्टमर को आप लोन देंगे, किन कस्टमर्स पर आप सेल करेंगे, उस स्टैंडर्ड को असल में क्या कहते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर आ जाता है जी क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मीन क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट कैश डिस्काउंट। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये है कि आप 1 महीने के लिए दे रहे हैं, साल जो वो आपकी शराइत होती हैं। एक और बात, बात का आपने लिखा होता है, आपने देखा होगा 2/10 n/30, ये भी एक तरह से क्रेडिट टर्म है। 2/10 n/30। 2/10 का मतलब ये है कि अगर ये बंदा 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसको आप 2% डिस्काउंट देंगे। यानी वो डिस्काउंट क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट, यानी कि अगर वो टाइम से पहले पेमेंट करता है। फिर आ जाता है n/30, n मीन नील, यानी अगर वो 30 दिन बाद यानी अपने टाइम बाद पेमेंट करते हैं, देयर इज़ नो कैश डिस्काउंट फॉर हिम, तो इसको कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। अब आइए क्रेडिट लिमिट। लिमिट मीन हद, मैक्सिमम डॉलर लेवल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। जाहिर है आप, एक बंदा आता है आपके पास, वो कहते हैं यार 1 अरब कर्जा दो, 1 करोड़ कर्जा दो, आप आंखें बंद करके तो नहीं देंगे, आपने अपनी कोई लिमिट भी रखी हुई है ना। तो उस लिमिट को कौन सी लिमिट कहते हैं, क्रेडिट लिमिट। कलेक्शन प्रोसीजर। कलेक्शन प्रोसीजर से मुराद जिन कस्टमर्स पर आप उधारी सेल कर रहे हैं, आप उनसे पैसे वापस कैसे लेंगे, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग टू वेट पास्ट ड्यू डेट टू इनिशिएट कलेक्शन एफर्ट्स, मेथड ऑफ कंडक्ट, यानी कितने टाइम आप उनका वेट करेंगे, कब आप उनको टेलीफोनिक कॉल करेंगे, आप उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, घर में जाएंगे, लेटर लिखेंगे, ठीक है, आप उनसे किस तरह कैश वसूल करेंगे, या आप वो जब आपको पेमेंट करेंगे कैश ला के देंगे या चेक आपको काट के देंगे, या अगर वो आपको पैसे नहीं देते तो आया आप ये कलेक्शन एजेंसी को आप उसका कैश रेफ़र करेंगे। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं जी, कलेक्शन प्रोसीजर।
ये देख लें जी, एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, कैश डिस्काउंट है, अभी बात हो चुकी है। कैश डिस्काउंट उन कस्टमर्स को मिलता है जो वक्त से पहले आपको यानी उधार अदा कर लेते हैं। क्रेडिट पीरियड से मतलब हाउ लॉन्ग टू पे, शॉर्टर पीरियड रिड्यूसेस DSO एंड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बट इट मे डिस्करेज सेल्स, यानी क्रेडिट पीरियड में टाइम टेन्योर का डिसीजन करना होता है। क्रेडिट स्टैंडर्ड आपने रखे, मैंने इन पर बात आपको कर ली है। टाइटर स्टैंडर्ड्स टेंड टू रिड्यूस सेल्स बट रिड्यूस बैड डेट्स एक्सपेंसेस। बैड डेट्स कौन होते हैं? सुने जी, बैड डेट वो कस्टमर होते हैं जो आपसे चीज़ें उधार पर खरीद कर भाग जाते हैं, यानी वो अकाउंट रिसीवेबल्स जिनसे पैसे मिलने के चांस नहीं होते, बुरे कर्जे। बैड डेट्स मीन बुरे कर्जे, ठीक है। वो दुकानों में अक्सर एक शेयर भी लिखा होता है, याद आ रहा है, सुना देता हूँ। मुद्दत गुजर गई मुखड़ा देखे यारों का, दिया कर्ज ली जुदाई, नतीजा है उधारों का, ठीक है। वो जो मुखड़ा आपसे भाग जाता है असल में ना, वो बैड डेट बन जाता है, क्योंकि आप उस पर उधारी सेल करते हैं, वो गया, ठीक है। तो आपने किताबों में लिख लिया यार बड़ा बुरा कर्जा था, बैड डेट्स हो गया, ठीक है। मुद्दत गुजर गई मुखड़ा देखे यारों का, दिया कर्ज ली जुदाई, नतीजा है उधारों का। तो अगर आपके क्रेडिट स्टैंडर्ड्स ठीक होंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ये बैड डेट्स को रिड्यूस करेगा। बैड डेट्स कम से कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है कर्जा देने का, तो दिन ब दिन आपके बैड डेट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कलेक्शन पॉलिसी। हाउ टफ, मैंने बात कर ली है कि लोगों से पैसे कैसे आप कलेक्ट करेंगे। आज की लास्ट छोटी सी स्लाइड है जी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी। ये जो आपने क्रेडिट पॉलिसी पढ़ी, कंपोनेंट पढ़े, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। 4 पॉइंट दिए हुए। रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट एंड द डेट कलेक्शन प्रोसेस। सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी क्रेडिट पॉलिसी का यही है कि आपके बैड डेट्स इम्प्रूव हो जाते हैं, बैड डेट्स कम हो जाते हैं, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, इस तरह जो मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह पॉइंट बना के लिख लेना। पहला, with the help of credit policy bad debts can be minimized, एक। नंबर 2, with the help of written credit policy risk management can be minimized, यानी risk can be minimized। नंबर 3, written credit policy help to increase the sell volume, ठीक है। नंबर 4, written, इनसे मैं हट के बोल रहा हूँ, credit policy sufficient credit policy helps to increase return या profit, या गुड क्रेडिट पॉलिसी हेल्प्स इन कंपटीशन। ये कुछ मैंने अपनी तरफ से बता दिए इस तरह के पॉइंट। नंबर इसका 2 देखते हैं। रिटन क्रेडिट पॉलिसी प्रोवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू द डिपार्टमेंट्स रेपुटेशन। कंपनी की रेपुटेशन में इजाफा होता है जब आप अपनी अच्छी क्रेडिट पॉलिसी बना लेते हैं। रेपुटेशन, गुडविल। इट हेल्प्स टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट अप्रोच अमंग कस्टमर्स, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पर्सनल बायस अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी क्रेडिट पॉलिसी आपके फैसलों में भी कारआमद साबित होती है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ज़रिया भी बनती है। इस तरह पॉइंट बना के लिखना है। द लास्ट वन इज़ रिटन पॉलिसी कैन बी रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड आइदर एक्सेप्टेड और मॉडिफाइड। ज़ाहिर है जब आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिख लेते हैं, प्रिंट फॉर्म में ले आते हैं, तो आपके सीनियर इसको पढ़ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तब्दीलियाँ ला सकते हैं, ठीक है जी। ये था आज का टॉपिक जिसका नाम क्या था जी, ओवरऑल में खुलासा बता देता हूँ। 2 सवाल हमने पढ़े ओवरऑल। डिफाइन अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, डिस्कस receivables management, discuss objectives and benefits of receivable management। ये एक हिस्सा था। और दूसरा हिस्सा क्या है जी, जो आज का असल सवाल था, रिसीवेबल मैनेजमेंट का आखिरी फैक्टर था, आखिरी पॉइंट था इस्टेब्लिशिंग दी क्रेडिट पॉलिसी। उस पर मैंने बात की क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है, कंपनी का सेल वॉल्यूम कंपनी का कामयाबी के अनुसार डिमांड पर है। डिमांड यानी सेल बढ़ने के 4 फैक्टर हैं। उन 4 फैक्टर में एक फैक्टर जिसका नाम क्या है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी 2 तरह की होती हैं, लिबरल, लाइट, ये 2 पर बात हुई। फिर क्रेडिट पॉलिसी के 4 कंपोनेंट या एलिमेंट या फैक्टर, और आखिरी स्लाइड में डिस्कस किया
इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्रेडिट पॉलिसी। उम्मीद है आपने समझा होगा, सुना होगा, इसको बार बार सुने, कोई मसला हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी।